तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था ग्यूसामा एक मैसेज लेके आता है फर्स्ट डिसाइपल को और अर्थ डेमन को देता है। अर्थ डेमन पढ़ता है तो गुस्सा आ जाता है और कहता है उससे मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। अब आगे तो अर्थ डेमन बोलता है कि क्या हुआ, तुम नाराज हो क्या, तुम पागल होते जा रहे हो और इस मेज को पलटने के लिए गुस्सा रहे हो, या फिर तुम मुझसे लड़ने की सोच रहे हो क्योंकि मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ। ये सब ठीक है, अब मुझे सच बता सकते हो तुम। तो ग्यूसामा कहता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ और मैं सुप्रीम भी नहीं हूँ। आप शायद सोच रहे होंगे कि मुझ जैसे पर्सन को इस तरह का बिहेवियर करने की हिम्मत कहाँ से मिलती है। आप यही सोच रहे हैं, है ना। मैं बताया जाता है कि गोनमा चोनमा के फोर्थ डिसाइपल में सबसे कमजोर डिसाइपल है। एक डेथ डिवाइन स्टार होने के अलावा गोनमा अदर डिसाइपल की तुलना में स्पष्ट रूप से इंफीरियर है। पर गोनमा ग्यूसामा बीट के लिए एक आसान अपोनेंट प्रतीत होता है। तो फिर आखिर क्यों गोनमा उसे इस तरह उकसा रही है। ग्यूसामा कहता है कि मैं आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ लॉर्ड गोनमा, मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूँ जो अपना काम कर रहा है बस। तो अर्थ डेमन बोलता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो वो बोलता है कि हाँ, इसके अलावा ये मामला च्योनमा के डिसाइपल से रिलेटेड है जो डेमोनिक कल्ट के सुप्रीम वॉरियर हैं। मैं इस विषय में एक शब्द भी कहने का हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। ये मेरे जैसे बूढ़े आदमी के लिए उचित नहीं होगा ऐसी बात के बारे में अपनी तुच्छ राय बताना। मैं ये मेक श्योर करूंगा कि लॉर्ड सैल्मा को अपना उत्तर देने के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। तो अर्थ डेमन बोलता है क्या तुमको वो चीज मिल गई जो तुम ढूंढ रहे थे, क्या इसलिए तो मुझसे तुम मिलना नहीं चाहते थे, तुम देखना चाहते थे कि ये कमीना कितना जानता है। तो वो डरते हुए कहता है मुझे पूरा यकीन नहीं है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो अर्थ डेमन बोलता है कि नहीं, बेहतर होगा कि तुम ना जानो, क्योंकि जैसे ही तुम समझोगे कि मेरा क्या मतलब है तुम मरने वाले पहले पर्सन होगे। ग्यूसामा, क्या तुम जानते हो कि मैंने वो सबूत डेमोनिक कल्ट के सामने क्यों नहीं पेश किया, क्योंकि तलवार म्यान में ज्यादा पावरफुल होती है, जब ये खींची जाता है यही होता है। तो बोलता है कि लॉर्ड गोनमा। तो अर्थ डेमन बोलता है क्या तुम इतने धीमे हो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो। तो हम देखते हैं कि ग्यूसामा जाने लगता है, बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी बेड पे पड़ा हुआ होता है। यूरिम बोलता है कि कैप्टन आप जाग गए। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे क्या हुआ है। तो यूरिम बताता है कि आप अचानक बेहोश हो गए इसलिए हम आपको क्लिनिक ले आए। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं बेहोश हो गया सच में। तो यूरिम कहता है कि हाँ, आप बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इलाज ठीक हुआ है इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है जब मैंने गोनमा और ग्यूसामा का दृष्टिकोण देखा मैं शायद बेहोश हो गया था। तभी सिस्टम पे लिख के आता है यूरियम और सोरियोंग के बीच आपकी पसंद बढ़ गई है। लीक एबिलिटी यूरियम फर्स्ट कंपनी कमांडर 100 में से 120 बढ़ गई है। लीक एबिलिटी सोरियोंग फोर्थ कंपनी कमांडर 100 में से 110 बढ़ गई है। हमारा एमसी उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों कैसे हो। तो यूरिम कहता है कि हम ठीक हैं, शुक्र है कि हमारे घाव बहुत बहुत सीरियस नहीं थे। सोरियोंग भी बोलती है कि कैप्टन अगर आप समय पर वहाँ नहीं पहुँचते तो हम भी सीरियसली रूप से घायल हो जाते। यूरिम कहता है कि ओ, और हमने आपका मुखौटा नहीं हटाया, मैं अपनी जिंदगी की कसम खाता हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। तो वो बोलता है कि हाँ कैप्टन। तो हमारा एमसी यूरियम से कहता है क्या तुम हमें और सोरियोंग को 1 मिनट दोगे। तो वो बोलता है कि हाँ जरूर। फिर वो बाहर चला जाता है। सोरियोंग कहती है क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं सर। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ। फिर हमारा एमसी अपना मास्क उतारता है, ये देख के वो शॉक हो जाती है और कहती है तो ये तुम ही हो। तो हमारा एमसी कहता है कि ये सही है, मुझे लगा कि तुमने शायद अनुमान लगा लिया होगा कि मैं कौन हूँ। मैं वो पर्सन हूँ जो पहले हेवनली आर्चिव में तहखाने में कठिन काम कर रहा था। सोरियोंग कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत उलझन वाली बात होगी और बताता है कि मैं विशुद्ध रूप से संयोग से ग्यूसामा की एक कमजोरी के बारे में पता लगाने में कामयाब रहा और मैंने इसका यूज लॉर्ड गोनमा के अच्छे पक्ष में आने के लिए किया। उसके बाद मैंने मार्शल आर्ट की पढ़ाई की और फिर मैं यहाँ आ गया। तो वो बोलती है कि आप सच में क्या कर रहे हैं। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये बात शायद उसके लिए समझना डिफिकल्ट है। किसी ऐसे पर्सन को देखना जो अभी तक एक लोली लेवल का वॉरियर था अचानक एक ग्रुप का लीडर बन गया। तो हमारा एमसी उससे कहता है मैं अभी तक क्या हूँ, अगर मेरा कोई सीक्रेट गोल होता तो मैं यहाँ नहीं होता, मैं फोर्थ और सबसे कमजोर डिसाइपल द्वारा नहीं चुना गया होता और मैं निश्चित रूप से डेथ स्पिरिट कंपनी लॉर्ड गोनमा की सबसे कमजोरी कंपनी में शामिल नहीं होता। तो वो बोलती है कि मुझे लगता है कि अगर कोई वेद कारण हो तो इसे समझना आसान हो सकता है। तो हमारा एमसी कहता है कि कोई वेद कारण जैसे क्या। तो चुप रहती है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है मुझे यकीन है कि वो इसका रीजन नहीं सोच पाएगी क्योंकि जो पर्सन पहले से ही मुझ जैसा पावरफुल है वो यहाँ क्यों आएगा। और हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम सही कह रही हो, मेरे यहाँ आने का एक रीजन था। तो वो बोलती है कि वो क्या है। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि स्ट्रॉन्ग बनो ताकि हम इस हेल्थ से एक साथ बच सके। तो ये भी वो बात सुन के चौंक जाती है और हमारा एमसी कहता है मैं इस नरक से बचकर निकलना चाहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इस जगह से जिंदा बाहर निकलना चाहता हूँ। तुम्हारे और अदर कंपनी कमांडर
कमांडर के साथ। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, सोरियोंग के साथ आपकी पसंद बढ़ गई है। ली कैपेबिलिटी सोरियोंग 4th कंपनी कमांडर 15% से और बढ़ गई है। तो वो भी आके हमारे एमसी के बगल बैठ जाती है और कहती है कि ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इन सब बातों पर यकीन करना मुश्किल लग रहा है। मैं लगातार सोच रही हूँ कि क्या आप सच में कुछ ज्यादा कुटिल काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारा एमसी कहता है खैर ये समझ में आने वाली बात है, और अपने मन में कहता है कि मैं अभी तक उसका ट्रस्ट नहीं जीत पाया। तो सोरियोंग कहती है कि लेकिन तुम सभी जगहों में से यहाँ क्यों आए हो? अपनी योग्यताओं के साथ तुम कहीं बेहतर और सुरक्षित स्थान पर जा सकते थे। इस समय डेड स्पीड कंपनी का फ्यूचर बिल्कुल स्पष्ट है, और फिर भी तुमने यहाँ आने का फैसला किया। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई प्लानिंग अवश्य होगी। क्या तुम्हारे पास कोई है जो तुम्हारा समर्थन कर रहा है, या तुम किसी संभावित सहयोगी के बारे में कुछ जानते हो? तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं सोरियोंग से कुछ नहीं कह सकता। मैं इस बेकार दुनिया में बिना किसी विचार के आया था। मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने सिर्फ स्टेटस विंडो पर भरोसा किया। मेरे पास कोई समर्थक या योजना नहीं है। तो हमारा एमसी कहता है कि वेल बात यह है कि तभी वहाँ पर जोरीम आ जाता है और कहता है कि कैप्टन 4th डिसाइपल यहाँ आ रहे हैं। तभी वहाँ वो अर्थ डेमन आ जाता है और हमारा एमसी और सोरियोंग उसके सामने झुकते हैं और कहते हैं कि ग्रेटिंग सर। तो अर्थ डेमन कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी जान बहुत मुश्किल में पड़ गई थी। हमारा एमसी से कहता है कि माय लॉर्ड, मैं अपना बचाव बेहतर ढंग से न कर पाने के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। तो अर्थ डेमन कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ग्यूसामा इसके पीछे है तो मुझे यकीन है कि उसने अपने कुछ बेहतरीन पिलर भेजे होंगे। तुमने अच्छा किया। आरएमसी को 2 पिल देता है और कहता है कि इसे ले लो। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, आपको जेड फेस पिल रिसीव हुआ है। डिस्क्रिप्शन, सामान्य पिल मानव आकार के जिनसेन के लिए ये छोटी पिल मानव चेहरे जैसी दिखती है। इफेक्ट, ये हेल्थ और इंटरनल एनर्जी को इम्पोर्टेंट रूप से बढ़ाता है और घाव को भी ठीक कर सकता है। अर्थ डेमन उसको देते हुए कहता है कि सिर्फ तुम्हारा इंटरनल इंजरी को हील नहीं करता, बल्कि ये बहुत ज्यादा यूजफुल में है। तो हमारा हमसे उससे ले लेता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अर्थ डेमन कहता है कि मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ। तभी एक कोई वहाँ आता है और वो कहता है मैंने सुना है कि सियोली घायल है, उसके घाव कितने गंभीर है। अभी देख के दोनों चौंक जाते हैं और हमारा हमसे कहता है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अर्थ डेमन कहता है कि एल्डर बेखोन। अभी हम देखते हैं कि उसके सामने बेगोन भी पीछे खड़ा होता है। अर्थ डेमन कहता है आप यहाँ क्यों आए हैं एल्डर बेखोन? तभी हमारे एमसी के पास एल्डर बेखोन भागते हुए आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम ही सियोली हो? हमारा एमसी कहता है कि हाँ सर। एल्डर बेखोन बोलता है क्या ऐसा है? मुझे अपना इंट्रोडक्शन पहले देने दो, मुझे माफ करना। तुमने सच में मेरे उस परेशान करने वाले डिसाइपल की समस्या से निपटने में मेरी मदद की, और फिर भी मुझे तुमको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने का मौका भी नहीं मिला। मैं उस समय अदर कामों में ज्यादा बिजी था। मुझे आशा है कि तुम समझोगे। मुझे तुम पर एक नजर डालने दो। तुम थोड़े घायल हो, लेकिन अगर तुम थोड़ा आराम कर लो तो तुम ठीक हो जाओगे। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ सर, मैं बहुत लकी था। फिर एल्डर बेखून डायरेक्ट डिसाइपल के पास आता है और कहता है कि मुझे माफ करिएगा सर, मैंने आपको देखा नहीं। तो वो बोलता है कि ये सब ठीक है एल्डर बेखून, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं? तो वो बोलता है कि वो सियोली यहाँ है, मेरे एक परेशान करने वाले डिसाइपल की मदद की, लेकिन ये बहुत ही निजी मामला है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं बताऊंगा आपको। मुझे माफ करिएगा इसके लिए। खैर सियोली ने एक डिसाइपल को ढूंढ निकाला जिसे मैं लगभग खो चुका था। मैं इसके लिए आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ लॉर्ड गोनमा। तो वो बोलता है कि मुझे शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं भी आपकी मदद के लिए कुछ भी करूंगा एल्डर बेखोन। और उससे कहता है कि मैं तो बस आपकी आभारी हूँ कि मेरा एक छोटा सा लोली सबऑर्डिनेट ये काम करने में सक्सेसफुल था। तो एल्डर बेखोन बोलता है कि लोली बिल्कुल नहीं, आपके पास सच में एक रिमार्केबल सबऑर्डिनेट है, और फिर भी आप इतना विनर में हैं। अब मैं बहुत स्पष्ट देख सकता हूँ और चौनमा ने आपको अपने डिसाइपल में से एक रूप में चुना है। तो बोलता है कि क्या ऐसा है? और वो लोग हंस रहे होते हैं। हमारा हमसे अपने मन में कह रहा होता है किसी एल्डर द्वारा किसी की इस तरह से प्रशंसा करना बहुत बड़ी बात है। लॉर्ड गोनमा इसे न दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि यह बहुत ही टचिंग मोमेंट है। एल्डर बेखोन डेमन कल्ट के एल्डर के बीच भी एक अत्यंत प्रभावशाली पर्सन है। वो अपनी दृढ़ता और उत्साह के लिए जाने जाते हैं, और एंशियंट ने कभी कभी अनुराग या रुचि दिखाई है अदर डिसाइपल के प्रति पहले, लेकिन लॉर्ड गोनमा के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि लॉर्ड गोनमा को उनसे कितनी ईर्ष्या हुई होगी। और अब एल्डर बेखोन अचानक सिल्वर स्पीड यूनिट में आ गए। लॉर्ड गोनमा के सबऑर्डिनेट में से एक की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। ये कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। एल्डर बेखोन उससे बोलता है कि लॉर्ड गोनमा, मैं समझता हूँ कि हाल ही में आपके लिए हालत बहुत कठिन रहे हैं। तो बोलता है कि हाँ सर। तो बोलता है कि अगर कभी भी कोई बात आपको परेशान कर रही हो तो मुझे बताना, मैं खुशी खुशी आपकी हर संभव मदद करूंगा। तो ये बात सुन के वो चौंक जाता है और कहता है कि आपका क्या मतलब है सर? तो बोलता है कि मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ जो मैंने कहा। तो हमारा हमसी अपने मन में कहता है कि एल्डर बेखोन ने पहले कभी भी किसी का साइड नहीं लिया था, वो हमेशा न्यूट्रल रहते थे, और फिर भी उन्होंने लॉर्ड गोनमा को बिना शर्त समर्थन की पेशकश की। ये पहली बार है कि लॉर्ड गोनमा को किसी एल्डर का स्पष्ट समर्थन प्राप्त हुआ है। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, सोरियोंग के
के साथ आपकी पसंद ट्रस्ट लेवल तक पहुंच गई है। लीक एबिलिटी सोरियोंग फोर्थ कंपनी कमांडर 15% से ट्रस्ट बढ़ गई है। किसी भी एबनॉर्मल सिचुएशन को छोड़कर आपकी पसंद कम नहीं होगी। अब आप सीधे सोरियोंग को मिशन सौंप सकते हैं। डेथ स्पीड कंपनी के सभी कंपनी कमांडर के ट्रस्ट के लेवल पर पहुंच गए हैं। अब आप योरियम, जोक्सोंग, योंगजिन और सोरियोंग को व्यक्तिगत कार्यक्रम सौंप सकते हैं। गोनमा से एक मिशन स्वीकार करें, अनलॉक कर दिया गया है। उनकी योग्यताओं और लाइफ दोनों आपके ही हाथों में है। और सोरियोंग हमारे एमसी तरफ देखती है तो हमारा एमसी उसको थम्स अप दिखा रहा होता है। दूसरी तरफ एल्डर बेखोन अर्थ डेमन से कहता है मुझे तो चलना चाहिए लॉर्ड कोनमा। तो वो भी बोलता है कि ठीक है आप जा सकते हैं। और जाते हुए हमारे एमसी से कहता है कि ओ मैं तो लगभग भूल ही गया था कैप्टन सियोली, अगर आप माइंड ना कर तो मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। क्या आप मेरे डिसाइपल मुगी इम को अपने सबऑर्डिनेट में से एक के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे माफ करिएगा सर, तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है। क्या आप मुगी इम को अपने सबऑर्डिनेट के रूप में एक्सेप्ट करना चाहेंगे, एक्सेप्ट या रिफ्यूज? तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि उसकी एबिलिटीज इंप्रूव हो गई है। मुझे लगता है कि मुगी इम से मेरी पहली मुलाकात को लगभग 1 साल हो गया है। उस समय उसके केवल 4 लाख हेल्थ और लगभग 10 लाख लड़ने की पावर थी। मुझे प्रोबेबली हाँ कर देना चाहिए। एल्डर बेखोन एक ऐसे पर्सन प्रतीत होते हैं जो अपनी मदद करने वालों को कभी नहीं भूलते। अब उसने अपना कर चुकाना मेरे लिए बाद में बहुत मददगार साबित होगा। इसके अलावा मुझे यकीन है कि मैं मुगी की एबिलिटीज का अच्छा यूज कर सकता हूँ। तभी हमारा एमसी एक्सेप्ट कर लेता है और एल्डर बेखोन खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये जानकर अच्छा लग रहा है कि ये परेशानी खड़ी करने वाला पर्सन तुम्हारी देखभाल में है। मैं अपनी सराहना के प्रतीक के रूप में तुमको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है एल्डर बेखोन आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं। क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे? पहला स्पेशल पिल, दूसरा वेपन, तीसरा आर्मर, चौथा शूज। तो हमारा हमसे अपने मन में कहता है मैं किसे चूज करूं? ये सारे ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं क्योंकि मेरे पास पहले से ही सेरेमोनियल ब्लेड ऑफ अवेकनिंग है। मुझे लगता है कि मैं एक न्यू वेपन दे सकता हूं। मेरा हेल्थ और QI मेरी लड़ने की पावर से बहुत कम है। वो स्पेशल पिल आकर्षक है, लेकिन मुझे पहले कभी जूते नहीं मिले और क्योंकि ये एल्डर बेखोन का गिफ्ट है मुझे यकीन है कि वो कोई पुराने जूते नहीं होंगे। अगर वो मोटे तौर पर किसी स्पेशल पिल के मूल्य के बराबर हो मैं तो बस जूते ही खरीदूंगा। शायद ये मेरे लिए ऐसा कुछ पाने का एकमात्र चांस हो। तो हमारा एमसी चुन लेता है शूज को। एल्डर बेखोन इसको शूज देते हुए कहते हैं मैंने सोचा था कि शायद तुम यही चुनोगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीज लाया हूँ। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है आपने फ्लेम रेड बूट्स को ऑब्टेन कर लिया है। डिस्क्रिप्शन फुटवियर, कहा जाता है कि ये जूता एक मिस्टीरियस प्राणी की खाल से एक पूर्वी रईस द्वारा बनाया गया था। जूते के सिरे और एड़ी पर बादल का पैटर्न कढ़ाई किया हुआ है। इफेक्ट एक चाल से स्पेशल टेक्निकों को कम कर देता है। तो हमारा हमसे ये देख के अपने मन में कहता है कि वो एक कदम से स्पेशल टेक्निकों को कम कर देता है। एल्डर बेखोन जाते हुए कहते हैं कि खैर कैप्टन सियोली, मैं फ्यूचर में आपसे और ज्यादा मिलने की आशा करता हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ सर। तभी वहाँ पर मुगी एम आर्थ डेमन के पास आता है और कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई लॉर्ड गोनमा। तो ही बोलता है कि मुझे भी उनसे मिलकर खुशी हुई। मैं खुश हूँ कि एल्डर बेखोन ने मुझे किसी की सिफारिश की है। हमारे एमसी से अर्थ डेमन कहता है कि जब तक तुमको कोई आपत्ति ना हो सियोली, तुमने उससे कहीं ज्यादा किया है जितना मैंने सोचा था। मुझे तुम पर प्राउड है। हमारा एमसी उसके सामने झुक के थैंक यू कहता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी अपने रूम में बैठा हुआ होता है। हमारा एमसी लेटते हुए कहता है कि फाइनली ये खत्म हो गया, ये टेरिफाइंग सीरीज इवेंट का मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। ओ नहीं, मैं अपनी स्पेशल पिल और फ्लेमिंग रेड बूट्स के बारे में भूल गया। मैं थक गया हूँ लेकिन मैं उन्हें जांचना चाहता हूँ। और हमारा हमसे वही जेड फेस पिल निकालता और कहता है कि अब मैं इसे और ज्यादा ध्यान से देख रहा हूँ, ये सच में बहुत क्यूट है। क्या मुझे इन्हें आजमाना चाहिए? तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है आपने 2 जेड फेस पिल को यूज कर लिया है। तो हमारा हमसे बहुत खुश हो जाता है और सिस्टम पे लिख के आता है आपकी हेल्थ और इंटरनल एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ गई है। 4,90,000 से आपकी हेल्थ बढ़ गई है। इंटरनल एनर्जी 8,30,000 से आपसे बढ़ गई है। अब आपकी हेल्थ 12 लाख हो गई है। अब आपकी इंटरनल एनर्जी 20,40,000 हो गई है। ये देख के हमारा हमसे खुश हो जाता है और कहता है कि मैं फाइनली 1 मिलियन हेल्थ तक पहुंच गया हूँ। ठीक है अब चलो अगला देखते हैं। फिर हमारा एमसी फ्लेमिंग रेड बूट्स को पहन लेता है। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है स्पेशल टेक्निक को 1 कदम से कम करता है, आप कौन सा भाग हटाना चाहेंगे? तो हमारा एमसी कहता है ये इस तरह काम करता है, हर बार जब मैं विंड गॉड को यूज करने की कोशिश करता हूँ तो या तो ये काम नहीं करता या इसमें रुकावट आती है। अगर मैं एक चाल को मिटा सकता हूँ तो मैं सबसे जटिल भाग से छुटकारा पाना चाहूंगा। नाइस, इससे इसका यूज करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं अभी इसका यूज करना चाहता हूँ। हमारा हमसे बाहर आ जाता है, वहाँ इधर उधर तेजी से भागने लगता है और विंड गॉड टेक्निक का यूज करके एक जोरदार पंच मारता है जिससे वहाँ पर टोर्नेडो बन जाता है। तो हमारा हमसे कहता है कि तो विंड गॉड के साथ मुक्का मारने पर ऐसा ही महसूस होता है। वो बिल्कुल क्रूएल था। विंड गॉड ब्लेड और भी ज्यादा तेज और स्ट्रॉन्ग हो गई है, लेकिन विंड गॉड पंच के वायु दबाव का प्रभाव
व्यापक है। अगर मैं इन दो टेक्निकों का अच्छा यूज करूं, मुझे और ज्यादा पावरफुल अपोनेंट को हराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये टेक्निक अब कितनी ज्यादा पावरफुल हो गई है, सिर्फ इसलिए कि मैंने वो एक कदम मिटा दिया। ये बूट्स सच में इनक्रेडिबल है। अगर मैं अपनी लड़ने की पावर को इस तरह बढ़ाता रहूं और स्ट्रॉन्ग होता रहूं, किसी दिन मैं ग्यूसामा को हरा सकूंगा। और जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन किसी रीजन से मुझे अभी भी बहुत चिंता हो रही है। मैं जानता हूँ कि इन सभी नई क्षमताओं और वस्तुओं की बदौलत मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ, और फिर भी मैं ज्यादा से ज्यादा खालीपन महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ खो रहा हूँ। क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? मेरे पास कोई टीचर नहीं है, किसी ने भी मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। मैं बस अपने सामने मौजूद सिचुएशन से निपटने की कोशिश करता हूँ। मैं तो केवल जिंदा रहने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मैं सरप्राइज हूँ कि क्या मैं अभी एआई जैसा बन पाऊंगा? एआई ने हमेशा मेरी उम्मीदों को पार किया है और सबसे असंभव सिचुएशन में भी सफलता प्राप्त की है। जब भी मैं वॉर में एआई को देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि मैं उसके सामान पावरफुल कैसे हो सकता हूँ, मैं उसकी लड़ने की एबिलिटी कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। आखिर ये एआई है कौन? मैं केवल अपने रास्ते में आने वाले अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकता हूँ। अभी के लिए यही मेरा सुप्रीम रास्ता है। अब भी मुझे लगातार यही चिंता सताती रहती है कि कहीं मैं मर न जाऊँ या फिर मैं कोई अपॉर्चुनिटी चूक न जाऊँ। और फिर हमारा एमसी वहीं बैठ जाता है, ऐसा रात हो जाता है और अपने मन में कह रहा होता है हमारा एमसी, फिलहाल मुझे सिर्फ करंट पर ध्यान देना होगा। मुझे अपने सबऑर्डिनेट की क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है और हर कीमत पर स्ट्रांग बनो, जिसमें गियर और स्पेशल पिल भी शामिल हो। मुझे आगे बढ़ना होगा, फिर शायद मैं उन चीजों को देखूंगा जो मुझे अभी याद आ रही है। फिर वहाँ पर कोई आता है और कहता है कि तुम अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हो। हम देखते हैं वहाँ बिगुन होता है, तो हमारा एमसी कहता है कि बिगुन तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो बोलता है कि मैं बस तुमको नमस्ते कहने के लिए रुका था, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तो हमारा एमसी कहता है कि ओ वेल बेटर, ठीक हूँ अभी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने मुझसे मिलने के लिए समय निकाला। तो वो बोलता है कि बिल्कुल, हम सब इसमें एक साथ हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि ये सच है, और वो भी बैठ जाता है और कहता है कि मैंने सुना है कि वो घुसपैठिए ग्यूसामा के लिए काम करते हैं, क्या ये सच है? तो हमारा एमसी कहता है कि वेल मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, वो सच है। तो वो बोलता है खैर मेरी कंपनी के कुछ मेंबर जो ग्यूसामा की निगरानी कर रहे थे वो भी मारे गए, इसलिए मुझे यकीन है कि सिल्वर स्पीड यूनिट में हर कोई उससे नाराज है। मैं एक्चुअली में तुमसे उसके बारे में कुछ पूछना चाहता था। मुझे यकीन है कि सिल्वर स्पीड यूनिट की मदद से हम उस बदमाश को आसानी से हरा सकते हैं, समस्या उसके आसपास के लोग हैं। तो हमारा हमसे कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो बोलता है तुम्हें पता है अदर पवेलियन लॉर्ड। हमारा हमसे उस टकले के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि ओ हाँ मुझे याद आ गया। तो बेगुन कहता है कि खैर मुझे अब चलना चाहिए। तो हमारा हमसे कहता है कि जरूर, यहाँ रुकने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और कहता है 5 पवेलियन लॉर्ड, हाँ विचार करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। एनीवे बेहतर होगा कि मैं पहले अपनी प्रगति बचा लूँ। अदर नोट में मुझे सीओडू से इन सभी टूटे पेड़ों को हटाने के लिए कहना चाहिए। फिर हमारा हमसे अपने रूम में आ जाता है और इस दिन को सिस्टम में सेव कर लेता है। और हमारा हमसे कहता है ग्यूसामा के असली इरादे, गोनमा ने उसे ह्यूमिलेट किया, मुझे डाउट है कि वो इसे माफ कर देगा। ओह वेल, इस समय मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, बेहतर होगा कि मैं सिर्फ इस बात पर ध्यान दूं कि मैं क्या कर सकता हूँ। और हमारा आंसर वहीं सो जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और सिस्टम पे लिखा हुआ होता है हेवनली कैलेंडर के ईयर 97 के अप्रैल के लिए अपना काम चूज करें, कंपनी कमांडर के साथ एक मिशन को अंजाम दें, दूसरा अपने सबऑर्डिनेट को ट्रेनिंग करवाएं, तीसरा एक मिशन एक्सेप्ट करें, चौथा फुट सोल्जर की तरह काम करें। तो हमारा आंसर अपना मन में कहता है कि ऑप्शन बदल गए, क्लास को सिखाने और स्काउट करने के रास्ते समाप्त हो गए हैं और 2 नए रास्ते आ गए हैं। मैं एक एक करके उनकी जांच करूंगा। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कंपनी कमांडर के साथ एक मिशन को अंजाम दे, और हमारा एमसी ऑप्शन को चुन लेता है। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है वार्निंग, गोनमा से एक मिशन एक्सेप्ट करने को चूज करने से आपके काम में 17 महीने का यूज हो जाएगा और आप मेन स्टोरी की ओर आगे बढ़ जाएंगे। क्या आप आगे बढ़ना चाहेंगे, हाँ या नहीं? तो हमारा एमसी कहता है कि एक मेन स्टोरी। तो हमारा एमसी नहीं का ऑप्शन चुन लेता है और अपने मन में कहता है कि हाँ ये बहुत करीब था, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि ये क्या होगा, लेकिन मैंने लगभग 1.5 साल बर्बाद कर दिया। मेन स्टोरी की ओर बढ़ने का मतलब प्रोबेबली मेरे ट्रेनिंग पीरियड का अंत है। मुझे टाइम का सही यूज करना होगा। मैं कुछ चुनूंगा। मैं 4 प्रकार के मिशन सौंप सकता हूँ। मुझे अपने सबऑर्डिनेट की एबिलिटीज में सुधार करने की जरूरत है ताकि जब मुझे बाद में गोनमा से कई मिशन प्राप्त हो मैं इसे सक्सेसफुली पूरा कर सकूं। करने को तो बहुत कुछ है लेकिन मेरे पास बहुत समय है। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है आपने अपने सबऑर्डिनेट को ट्रेनिंग करने का ऑर्डर दिया है। फिर हमें बताया जाता है कि 7 महीने का ट्रेनिंग और डायरेक्ट इंस्ट्रक्टर बुरे नहीं थे। और सिस्टम पे लिख के आता है यूरियम डेथ स्पीड फर्स्ट कंपनी कमांडर अवोकन मास्टर, उसकी हेल्थ 60,000 से बढ़ गई है।
इंटरनल एनर्जी 1 लाख से बढ़ गई है, कॉम्बैट पावर 2 लाख से बढ़ गई है। हमें जुओक्संग का भी स्टेटस दिखाया जाता है, उसका होता है डेड स्पीड कंपनी के दूसरे कंपनी कमांडर। अब ओकेन मास्टर हेल्थ 60,000 से बढ़ गई है, इंटरनल एनर्जी 1,70,000 से बढ़ गई है, कॉम्बैट पावर 2 लाख से बढ़ गई है, प्लस फाइटिंग स्पीड भी है। और हमें बताया जाता है कि जब से मैंने उसे एडवांस्ड इल्वोन्सो स्कूल में पढ़ाया है, ऐसा लगता है कि उनके स्टेट्स पहले से ही बढ़ रहे हैं। फिर हमें योंगजिन का स्टेटस दिखाया जाता है, डेड स्पीड कंपनी का तीसरा कंपनी कमांडर। अवोकेन मास्टर हेल्थ 1 लाख से बढ़ गया है, इंटरनल एनर्जी 1,60,000 से बढ़ गया है, कॉम्बैट पावर 12,20,000 से बढ़ गया है, प्लस हाई टेंशन से। फिर हमें सोरियोंग का स्टेट भी दिखाया जाता है, डेड स्पीड कंपनी के फोर्थ कंपनी कमांडर। अवोकेन मास्टर प्लस 3+ कॉइन लव हेल्थ 1,80,000 से बढ़ गई है, इंटरनल एनर्जी 13 लाख से बढ़ गई है, कॉम्बैट पावर 13,80,000 से बढ़ गई है। और हमारा हमसी कहता है कि ऐसा लगता है कि इस फाउंडेशन ट्रेनिंग की नींव यहीं से रखी गई है। एकमात्र अपवाद मुगे इम था, जो उस समय बहुत खुश नहीं था जब मैंने उसे ये मिशन सौंपा। मुगे इम स्टेटस दिखाया जाता है, मुगे इम सियोली का फर्स्ट डिसाइपल। अवोकेन मास्टर हेल्थ 10,000 से बढ़ गई है, इंटरनल एनर्जी 1,10,000 से बढ़ गई है, कॉम्बैट पावर 1,10,000 से बढ़ गया है, प्लस बूस्ट। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके करंट स्टेट्स को देखते हुए भी मुझे यकीन है कि वो काम आएंगे। और व्यक्तिगत उपकरण खोजने का मिशन आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी था। फिर हमें दिखाया था सोरियोंग बहुत खुश होती है और कहती है कि कैप्टन, मुझे एक बहुत अच्छी आइटम मिली है, मुझे लगता है कि ये मिशन को पूरा करने में बहुत मददगार साबित होगा। और हमें बताया जाता है कि सोरियोंग ने डिवाइन गॉटलैंड ऑब्टेन कर लिया है, फाइटिंग पावर इससे 15% इंक्रीज हो गई है। फिर हमें योंगजिन का सीन दिखाया जाता है, योंगजिन कहता है कि मैंने ये पाया जिसकी मुझे तलाश थी, मैं इससे बहुत खुश हूँ। और बताया जाता है कि योंगजिन ने डार्क क्लाउड एक्स प्राप्त की है, योंगजिन की कॉम्बैट पावर 18% से बढ़ गई है। जोक्संग भी कहता है कि मुझे कुछ बहुत उपयोगी चीज मिली है सर। और हमें बताया जाता है कि जोक्संग ने हेवनली शील्ड और शॉर्ट स्पीड स्वॉर्ड ऑब्टेन कर लिया है, जोक्संग की कॉम्बैट पावर 22% से बढ़ गई है। योरिम भी खुश होते हुए कहता है कि मैं इसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली था कि मुझे ये लोहारा मिल गया। यांग फैमिली से मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी सुप्रीम वाला भाला मिलेगा। और हमें बताया जाता है कि योरिन ने थंडर गॉड स्पेयर प्राप्त कर लिया है, योरिम की कॉम्बैट पावर 44% से बढ़ गई है और वो लोग बहुत खुश होते हैं। और हमारा हमसी कह रहा होता है उन लोग को देखते हुए, कुछ नई आइटम मिलने से ही उनकी कॉम्बैट पावर में भारी सुधार हुई है। इससे पता चलता है कि उन्हें अपने लिए उपयुक्त नए वेपन की कितनी जरूरत थी, एक्सेप्ट इस कमीनों को छोड़कर। मेरा मतलब है उस मोगी से। तभी मोगी वहाँ आता और कहता है कि कैप्टन, पिछले 30 दिनों में मैंने बहुत अच्छा समय बिताया, हर किसी तरह ज्यादा स्पष्ट वेपन की तलाश करने के बजाय मैं कुछ महान लोगों से वैल्यूएबल जानकारी ले आया। अभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, मुगे इम ने सेचोओन एरिया में प्रसिद्ध सुंदरियों की संपर्क जानकारी प्राप्त की। मुगे इम को सेचोओन एरिया में ब्यूटीफुल लड़कियों के रूप में जाना जाने लगा है। और मुगे इम हमारे हमसी से कहता है कि तुम जानते हो, इसे पाना बहुत सच में कठिन था, मेरे अलावा कोई और इसे प्राप्त नहीं कर सकता था। और धीरे आवाज में बोलता है, अगर आप उनमें से किसी से बात करना चाहें तो मुझे बताएं और ये पॉसिबल कर दूंगा मैं सर। क्या आप उनके रूप के बारे में सोच रहे हैं? और कुछ निकालने लगता है और कहता है कि चिंता मत करिए, मैं उनके कुछ फेस को ड्रॉ करके लाया हूँ। तभी हमारा एमसी उसको मारता है और फिर हमारा एमसी अपने रूम में होता है और कहता है कि बहुत समय बीत गया है, मेरे पास लगभग 9 महीने बचे हैं, जब तक मेरे ट्रेनिंग काल समाप्त नहीं हो जाते फिर तो मेरे पास यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी और मैं अब अपनी प्रगति को बढ़ाने में एबल नहीं हो पाऊंगा। मुझे समय को यूज करने का, अपनी एबिलिटी को सुधारने पर ध्यान देने की जरूरत है। इस सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, आपने एक मिशन एक्सेप्ट किया है, आप किससे मिशन एक्सेप्ट करना चाहेंगे? तो हमारा हमसे अपने मन में कहता है कि जब मैंने डॉक्टर होंग से यह मिशन एक्सेप्ट किया था तो मैं लगभग 2 बार मर चुका था। इन द एंड मुझे सेरेमोनियल ब्लेड ऑफ अवेकनिंग एक डिवाइन वेपन मिल गया, लेकिन पीछे मुड़कर देखो तो इस प्रक्रिया में मेरा बहुत खून बह गया, इसलिए मुझे किसी भी चीज के लिए खुद को तैयार रखना होगा। तो सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, जोक पर सिल्वर स्पिरिट यूनिट ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। आराम से कहता है कि ये रास्ता एकदम सरल है, मैं अपने सबऑर्डिनेट को ठीक इसी के लिए ट्रेनिंग दे रहा हूँ। सिस्टम पे लिख के आता है, आप उन लोग के साथ जाएंगे। फिर हमारा एमसी जोगपा के पास आता है, जोगपा कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, तुम यहाँ आए, जो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। तो हमारा एमसी कहता है कि वो क्या है सर? तो बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि सिल्वर स्पिरिट यूनिट अपनी निधियां कहाँ से प्राप्त करती है? तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं। वो बताता है कि वहाँ 3 प्लेस है, हमारी मेन शाखा कैपिटल सेचुआन में है, वे ग्योमडांग एरिया के प्रबंध करते हैं, यहीं से हमारी अधिकांश धनराशि आती है। लेकिन एक घटना के कारण एक समस्या आ गई, मैंने लॉर्ड गोनमा को ये बात नहीं बताई क्योंकि उस समय ये कोई सीरियस मुद्दा नहीं लग रहा था, लेकिन ये मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा सिरदर्द बन गया है। हमारे लिए एक काम करने वाला एक शार्क और लैंडलॉर्ड है जिसका नाम मंजुंग ग्योंग है, उन्होंने सिल्वर स्पिरिट यूनिट को काफी फंड प्रोवाइड किए हैं, लेकिन हाल ही में
किसी ने उनसे सड़क पर उनको रोक कर मांग शुरू कर दी। तो हमारा एमसी कहता है कि वो कौन है? तो वो बताता है कि मैंने उसकी ओर देखा, उसका नाम यांग चियान बैक है, वो ब्लू ड्रैगन स्कूल का हेड है, आजकल वो उस एरिया में सबसे फेमस पर्सन है। तुम इसका कारण इस शिद्दत से समझ सकते हो कि इतनी कम उम्र में ही उनके पास 300 स्टूडेंट हैं। तो हमारा एमसी कहता है आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो बोलता है कि मैं तुम्हें 2 महीने का समय दूंगा। सबसे पहले मंजूंग गियोंग से संपर्क करने का प्रयास करो, सिचुएशन के बारे में पता लगाओ और जानो कि क्या इस मुद्दे को पीसफुली ढंग से सुलझाया जा सकता है। मुझे एक निश्चित राशि का सड़क कर चुकाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर ये नया आदमी बहुत ज्यादा मांग करेगा तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। तो हमारा एमसी बोलता है कि कोई रास्ता नहीं है, आपका क्या मतलब है सर? वो बताता है कि मेरा मतलब ये है कि उनको उसे बाहर ले जाना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी ये ना जान पाए कि वो तुम थे। तो हमारा एमसी कहता है कि ओह अच्छा ऐसा है। तो बोलता है कि मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन तुम्हारा मुकाबला किसी अत्यंत पावरफुल पर्सन से है। उन्हें 7 ड्रैगन में से एक माना जाता है, जो सबसे होनहार यंग वॉरियर है। बी केयरफुल। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ सर। फिर वो लोग एक एरिया में आ जाते हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं और हम सिस्टम पे लिखा हुआ होता है आपके सबऑर्डिनेट को पहले से ही मंजूंग गियोंग के बारे में सूचित कर दिया गया है, लोन शार्क मंजूंग गियोंग से संपर्क स्थापित करें। हमारा एमसी अपने मन में कहता है जब ऐसा होता है तो मुझे हमेशा आश्चर्य होता है। योरिम हमारे एमसी को एक मैसेज देता है और कहता है कि कैप्टन, मंजूंग गियोंग द्वारा प्रबंधित शाखाओं में से एक शाखा इसी एरिया में है। मैंने सुना है कि वो आमतौर पर अपने ऑफिस में रहते हैं। अगर आप अभी जाएं तो प्रोबेबली आप उसे वहां पा सकते हैं। ये उनका ड्राइंग है। जियोक्सोंग भी बोलता है कि मैंने सिल्वर स्पीड यूनिट के आंतरिक स्रोतों का उपयोग करके उस पर गौर किया और ये पता चला कि मंजूंग गियोंग के साथ अधिकांश संचार सिफर के माध्यम से किया जाता है। ये उनके व्यक्तिगत रूप से मिलने जाने से बेहतर होगा। तो हमारा एमसी ये बात सुन के अपने मन में कहता है कि एक सिफर, ये कोई बुरा आइडिया नहीं है, ये उनके ऑफिस में जाने से बेहतर होगा। योंग जिन कहता है कि अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप जाकर उनसे मिल लें। मंजूंग गियोंग सिर्फ डेमन कल्ट का मेंबर नहीं है, अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो वो हमारी तरह सिल्वर स्पीड यूनिट का मेंबर है। चीजों को ज्यादा डिफिकल्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा एमसी ये बात सुन के मन में कहता है कि उन दोनों की बात सही है, लेकिन फिलहाल जोक्संग का विचार थोड़ा बेहतर लगता है। वो शायद हमारी यूनिटी का मेंबर हो, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि हम अचानक उनके पास आ जाएं और उनसे पूछें कि उन्होंने हमें पैसा क्यों नहीं भेजा। स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर का पालन करना बहुत शिष्टाचार पूर्ण है। तो कोई कहता है कि मैं बस कुछ सोच रहा था। सोरियोंग कहती है मैं जानती हूँ कि ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर चाहते हैं कि हम पहले मंगजोंग तक पहुँचे, लेकिन हमें किसी सिचुएशन में उनसे संपर्क करने की सावधानी बरतनी होगी। क्या होगा अगर मंजूंग ट्रू स्कूल के साथ कंस्पायरिंग कर रहा है? क्या इससे हम खतरे में नहीं पड़ जाएंगे? हमारा एमसी अपने मन में कहता है ये बात मुझे संदिग्ध मंजंग के ध्यान में भी नहीं आई, क्योंकि वो हमारी यूनिट का मेंबर है। ये अच्छी बात है कि इसने ये बात उठाई। इस संभावना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। इसके अलावा सोरियोंग के पास क्लियर बोयंस है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं उसकी कही बात पर ध्यान दूं। इससे मेरे मन में उनके प्रति एक नए लेवल की प्रशंसा उत्पन्न होती है। मुझे खुशी है कि मैं सबको अपने साथ ले आया। ये सब जानकारी पाकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन हर किसी की अलग अलग राय सुनना भी बहुत मददगार होता है। फिर हमारा सोरियोंग से कहता है कि जरा रुको, मुगी कहाँ गया? तो वो लोग इधर उधर देखने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो 2 लड़कियों के साथ बैठा हुआ होता है और उन लोगों के साथ गप्पे लगा रहा होता है। लड़कियों से कहता है कि तुम बहुत साहसी यंग लेडी हो। तभी जोक्सन गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं उसे लेने जा रहा हूँ सर। हमारा फिर उसे रोक देता है और कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, चलो थोड़ा वेट करते हैं। मुगी कभी कभी थोड़ा लापरवाह हो सकता है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। मुझे यकीन है कि उसके पास इसका अपना कोई रीजन होगा। हमारी मीटिंग के दौरान उनके पास जाकर उनसे बात करने के लिए। फिर मुगी वहाँ से उड़ जाता है। हमारा एमसी कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने बात करना बंद कर दिया है। फिर हमारे एमसी के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं वापस आ गया कैप्टन। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला? तो वो बताता है कि हाँ सर, और बताता है मुझे पता चला कि मंगजोंग गियोम आमतौर पर कहाँ रहते हैं और हाल ही में उनकी मुलाकात किससे हुई और उनकी न्यूनतम रुचियाँ क्या है, और मैंने यांग चियोंग बैग के बारे में भी सुना। तो हमारा एमसी कहता है कि हमें बताओ तुमने क्या सुना। फिर हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी कह रहा होता है कि मुगीम के अकॉर्डिंग यांग चियोंग बैग 38 ईयर ओल्ड माउंटुआ सेक्ट का मेंबर है। वो पहले से ही सेचुआन एरिया में एक उभरते सितारे के रूप में जाने जाते हैं। वो मूल रूप से यूनाम से है और उनमें पढ़ाई की प्रति ऐसी रुचि थी, यहाँ तक कि वो एक निष्ठ स्टूडेंट के रूप में भी जाने गए। फिर भी जब वो 20 साल के थे तो उन्होंने माउंटुआ सेक्ट में इंटर किया और उनके
उनके साथ मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस शुरू किया। जब वो 32 साल के थे तब उन्होंने ये काम छोड़ दिया और अपने फॉलोवर बना लिया, बेसिकली क्योंकि वो एकेडमी ट्रेनिंग और मार्शल आर्ट दोनों में एक्सेलेंस थे। लोग उन्हें फिनोमिनल वॉरियर मानते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से जाने से पहले उन्होंने माउंटुआ सेक्ट के सबसे होनहार डिसाइपल को भी हराया था। वो एक ऐसी ताकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैंने अपने सबऑर्डिनेट से पिछली 5 दिनों की जानकारी इकट्ठा करने को कहा क्योंकि हम उचित योजना बनाने के लिए मंजुंग गियोंग के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है। मैंने योरिम को मंजुंग विक्ट की जांच करने का काम सौंपा। हमारा एमसी योरिम से बोलता है क्या ये सच है कि सिल्वर स्पीड यूनिट के फंड में उस समय से कमी आनी शुरू हो गई थी जब यांगजिन ने मंजुंग से सड़क कर की मांग की थी? तो योरिम बताता है कि हाँ सर, यांगजिन मंजुंग से 200 चांदी के सिक्कों का भुगतान मांग रहा है और करंट में उन दोनों के बीच एक समझौता है। तो हमारा एमसी में कहता है कि 200 सिल्वर कॉइन्स ये उस धनराशि का आधा है जो सिल्वर स्पीड यूनिट को हर महीने प्राप्त होती थी। इसलिए मंजुंग ने सिल्वर स्पीड यूनिट को हर महीने 400 चांदी के सिक्के भेजने की जगह मात्र 200 सिक्के भेजने शुरू कर दिए। तो फिर असली समस्या यांगजिंग बेक है, न कि मंजुंग। मैंने जोगसोंग को यांगचोंग के ब्लू ड्रैगन स्कूल के बारे में पता लगाने का ऑर्डर दिया और हमसे पूछता है कि ब्लू ड्रैगन के बारे में क्या जानते हो तुम? और अपने मन में कहता है कि सबसे खराब सिचुएशन में हमें किलियांग चोन को मारना पड़ सकता है, इसलिए ये जानना इम्पोर्टेंट है इमारतों का लेआउट कैसा है और लोग कहाँ रहते हैं। तो जोगसोंग बताता है कि ब्लू ड्रैगन स्कूल में कुल 322 लोग हैं, उनमें से लगभग 200 स्टूडेंट्स हैं, बाकी 120 वॉरियर है और उनमें से लगभग 30 ट्रेंड वॉरियर हैं। तो हमारा हमसे कहता है कि वो कितने स्ट्रांग है। तो वो बताता है कि 5 और 6 इंस्ट्रक्टर को छोड़कर बाकी लोग बहुत डरावने नहीं लगते सर, और ये ब्लू ड्रैगन स्कूल का लेआउट है। तो हमारा हमसे इसको देखते हुए योंगजिन से कहता है कि योंगजिन क्या मंजुन के कारोबार में कोई समस्या थी? तो वो बताता है कि बिल्कुल नहीं सर, असल में उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। माई लैंडिंग और बिल्डिंग किराए के अलावा उन्होंने कई दुकानें भी खरीदी हैं। तो हमारा अपने मन में कहता है कि मैंने योंजिन से मंजुन के वर्तमान और नियोजित व्यवसायों की जांच करने को कहा कि हमें उसके नकदी प्रवाह का निर्धारण करने के लिए उसके व्यवसाय के आकार के बारे में जानना होगा। योंजिन कहता है कि वो पहले से कहीं ज्यादा वेल्थियर हो गया है। तो हमारा अपने मन में कहता है कि ये एक समस्या हो सकती है क्योंकि सिल्वर स्पीड यूनिट ने सच में मंजुन की सामान्य व्यवसायिक सिचुएशन पर ध्यान नहीं दिया, ये उसकी ओवरऑल फाइनेंस है। सोरियोंग से हमारा एमसी पूछता है कि और हाल ही में मंजुन क्या कर रहा है। तो मैंने सोरियोंग से पिछले साल के दौरान मंजुन के गतिविधियों की जांच करने को कहा क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि वो क्या कर रहा है ताकि अगर कोई समस्या आए तो हम उस पर दबाव डाल सके। तो वो बताती है कि मुझे कोई विशेष समस्या नजर नहीं आई लेकिन एक बात स्पष्ट थी। तो हमारा एमसी कहता है कि वो क्या है। वो बताती है कि पिछले 2 महीनों से वो क्या कर रहा है ये कोई नहीं जानता। तो हमारा एमसी कहता है कि और तुमको सस्पिशियस कैसा लगता है। तो वो बताती है हाँ सर, व्यवसायी लोग आमतौर पर एक निश्चित एरिया में ही रहते हैं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो अनुपस्थित रहते हैं और अंतिम मोमेंट में नियुक्तियां करते हैं। इसके अलावा उन्होंने उसी प्लेस पर अपने सभी सामान्य गार्डों को भी बदल दी। तो हमारा हमसे मूगी से कहता है मूगी या योंगजिन संबंधों में से ऐसा कोई है जिसके बारे में हमें चिंता करना चाहिए। तो वो बताता है कि हाँ सर, और हमारा हमसे बताता है कि मैंने मूगी को यांग चोन बैग के रिलेशन पर गौर करने का ऑर्डर दिया क्योंकि अगर हम उसे मार देंगे तो वो हमारी सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी। तो हमारा हमसे कहता है कि कहाँ, ये बोलकर अपने मन में कहता है कि और अगर हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि धनराशि आती रहे, सिल्वर स्पीड यूनिट को मंजन की सुरक्षा गारंटी देनी होगी। मूगी बताता है सर उनका माउंटुआ सेक्ट से संबंध है। तो हमारा हमसे कहता है कि वो उनके डिसाइपल में से एक था, तो क्या ये स्पष्ट नहीं है। तो मूगी कहता है कि सर मेरा ये मतलब नहीं है, जब एक सेक्ट के मेंबर छोड़ देते हैं वो आमतौर पर संपर्क में नहीं रहते हैं, लेकिन यांग चेहोन लगातार माउंटुआ सेक्ट के कई मेंबर के संपर्क में रह रहा है और उनमें से एक तो एल्डर भी है। ये बात सुन के हमारे एमसी चौंक जाता है। तो मन में कहता है कि माउंटुआ सेक्ट का एकमात्र डिसाइपल एक एल्डर के संपर्क में रह रहा है। जियोक्संग, क्या तुम मंजुंग से संपर्क कर चुके हो। तो जियोक्संग कहता है कि हाँ सर, आप अभी उनसे मिलने आ सकते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि ठीक है। फिर वो लोग रेडी हो जाते हैं और हमारा एमसी कहता है कि चलो चलते हैं। फिर हमें डेमोनिक कल्ट के फेचियोन ब्रांच का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है कि अगर ये सीधे तौर पर सेंट्रल प्लेन से संबंधित नहीं है, डेमोनिक कल्ट की वहाँ कई एरिया में सहायक कंपनियां और ब्रांच हैं। एक लड़की आती है और हमारे एम्बेसी कहती है क्या आप मिस्टर ग्यूम से मिलने आए हैं। केवल आपको ही अंदर जाने की परमिशन है कैप्टन, आपके सबऑर्डिनेट को पहली फ्लोर पर इंतजार करना होगा। फिर हमारा एमसी उसके साथ जाने लगता है और कह रहा होता है कि असंख्यक रूप से इसलिए क्योंकि उन्हें व्यवस्थित रूप से धन का प्रबंध करना होता है और पार्टली इसलिए कि उन्हें विभिन्न
विभिन्न आपूर्तियों और सूचनाओं की जरूरत होती है, लेकिन ये सच में मेन रीजन उन्हें एक सुरक्षित प्लेस की जरूरत है जहाँ वे छिप सके, क्योंकि कहीं ट्रू स्कूल उनका पीछा न कर दे। फिर हमारा एमसी वहाँ पहुंच जाता है तो वो मोटा बैठा हुआ होता है और कहता है कि तुम्हारा वेलकम है। और हमारा एमसी कहता है कि मेरा नाम सियोली है, मैं सिल्वर स्पीड यूनिट की डेड स्पीड कंपनी का कमांडर हूँ। वो बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम आ रहे हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम मंजुंग ग्यूम है। तभी सिस्टम पे पीछे वाले बंदे का स्टेटस दिखाया जाता है, चोंगजांग सेंग, ग्रेट इंपीरियल पवेलियन के थर्ड हिरार्की, हेल्थ 44 लाख, इंटरनल एनर्जी 45 लाख, कॉम्बैक्ट पावर 72 लाख और सुप्रीम मास्टर होता है। तो हमारा एमसी इसको देख के अपने मन में कहता है ग्रेट इंपीरियल पवेलियन। मोटा हमारे एमसी को इंट्रोड्यूस कराता है, ये मेरा बॉडीगार्ड है। तो वो बंदा आता है और कहता है कि मेरा नाम चोंगजांग संग है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये क्या बकवास चल रहा है यहाँ पर। ग्रेट इंपीरियल पवेलियन का एक वॉरियर सिल्वर स्पीड यूनिट को विपत्तोषित करने वाली ब्रांच में क्या कर रहा है? क्या ग्यू सामा ने उसे गोनमा से बदला लेने के लिए यहाँ भेजा था? अगर मंजुंग ग्यूम ने आदमी को ये जानते हुए भी कि वो कहाँ से है काम पर रखा है, तो फिर ये सच में विश्वासघात है। उस सिचुएशन में मुझे आश्चर्य है कि मंजुंग कितने समय से ग्यू सामा के संपर्क में रहा होगा। और एक और नोट, और हमें दिखाया था उसके सर पे 1 टॉम ऑफ सेल डीएक्टिवेशन लिखा हुआ होता है। और हमारा एमसी कहता है कि उसके सर के ऊपर लिखा हुआ शब्द क्या ये सेरेमोनियल ब्लेड ऑफ अवेकनिंग पर लगी सील को तोड़ने का एक तरीका हो सकता है? हमारे एमसी से वो कहता है कि आप आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो दोनों बैठ के चाय पी रहे होते हैं। मोटा बोलता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम आए यहाँ पर, हम भी सच में एक रिक्वेस्ट करने ही वाले थे। तो हमारा एमसी कहता है कि किस बात का रिक्वेस्ट? तो वो बताता है कि खैर मुझे यकीन है कि आपने पहले ही सुना होगा, हम पिछले कई महीनों से सिल्वर स्पीड यूनिट को समय पर भुगतान नहीं कर पाए हैं। एक लोकल फैक्ट हम पर उन्हें पैसे देने के लिए दबाव डाल रहा है। तो हमारा एमसी कहता है क्या तुम ब्लू ड्रैगन स्कूल के हेड की बात कर रहे हो? तो वो बोलता है कि हाँ तुम सही हो। लगभग 2 साल पहले जब मैंने उस एरिया में एक खाली मार्शल आर्ट स्टूडियो का कारभार संभाला तो मेरी मुलाकात ब्लू ड्रैगन स्कूल के हेड से हुई। मुझे नहीं मालूम कि कैसे, लेकिन पिछले कुछ सालों में वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। ये प्रोबेबली एक ग्रेट मार्शल आर्ट शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठा के कारण है। जल्दी फैमिलीज को कुछ बच्चे उनसे पढ़कर बहुत ज्यादा पावरफुल बन गए। तब से सभी प्रकार के लोग मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं, बदमाशों से लेकर वॉरियर या व्यापारी फैमिली के बच्चों तक। हाल ही में सड़कें दूर दूर से आए वॉरियर से भरी हुई है। तो हमारा एमसी कहता है कि ऐसा लगता है कि अब यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, क्या इसीलिए ब्लू ड्रैगन स्कूल के हेड को ज्यादा धन की जरूरत है? तो वो बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि यही मेन रीजन है। कारण जो भी हो, अब उसके पास खिलाने के लिए ज्यादा मुंह है। सुरक्षा के नाम पर धन इकट्ठा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, और जैसे जैसे उसने अपना क्षेत्र बढ़ाया, हमारी शाखा प्रोबेबली उसे बहुत आकर्षक करने लगी। बस उन सभी दुकानों के बारे में सोचो जिन्हें हम चलाते हैं, हमारे पैसे उधार देने और किराए के कारोबार, दुकानों से वसूले जाने वाले संरक्षण कर के बारे में। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या तुमने उससे बात करने की कोशिश की? तो वो बोलता है कि हाँ, लेकिन मैं उनके बिहेवियर से ये बता सकता हूँ कि आप उन लोगों के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमसे ज्यादा धन की मांग करते हैं, मैं उनसे कैसे बातचीत कर सकता हूँ? इसके अलावा अगर हम एक बात पर सहमत हो जाएं, तो बाद में वो और भी ज्यादा मांगेंगे। व्यापार की दुनिया जंगल की तरह है, अगर आप में कमजोरी का कोई लक्षण दिखाई दे, शिकारी आपको निगलने की आशा में चारों ओर से घेर लेते हैं। इसलिए मैंने सिल्वर स्पीड यूनिट से मदद मांगी, लेकिन वो मुझे यही कहते रहते हैं कि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम के कारण वेट करो। तो हमारा एमसी ये बात सुन के अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि गिव सामा घटना का कारण हो सकता है। मोटा कहता है मैं हमेशा इंतजार करते हुए नहीं बैठ सकता, इसलिए मैंने सीधे डेमन गढ़ से मदद मांगी और क्रिम्सन डेमन पैलेस ने हमारी मदद करने की पेशकश की। सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने पहले मुझे एक बॉडीगार्ड तैनात किया। आखिरकार मुझे अपने अस्तित्व के बारे में भी सोचना है। तो हमारा एमसी कहता है क्रिम्सन डेमन पैलेस में आपकी पोजीशन क्या है? बोलता है कि वो 5 पवेलियन में से एक है, इसलिए उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है। चिंता मत करो, उसने कहा कि महल में वापस आ जाएगा। एक बार इसका ध्यान रखा गया और उसे उचित राशि का भुगतान किया गया। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? अभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, आपको मंगजुंग की तरफ से एक मिशन रिसीव हुआ है। पहला मिशन, ब्लू ड्रैगन स्कूल के हेड योंगजोन बैग को खत्म करना, हालांकि वहाँ कोई गवाह नहीं होना चाहिए। दूसरा, पूरा होने पर सेंट्रल प्लान गतिविधियों के लिए जरूरत धन प्राप्त करें, वांछित उपकरण। तीसरा, रिवॉर्ड, सील डीएक्टिवेशन की एक पुस्तक, सीक्रेट पुस्तक के नक्शे का हिस्सा, 4 में से एक। वो मोटा कहता है कि ऐसे मामलों में सबसे अच्छा समाधान बस समस्या को खत्म करना है। तो हमारा एमसी कहता है कि लेकिन क्या इससे और भी बड़ी समस्याएं पैदा नहीं हो सकती हैं? आखिरकार वो माउंट हुआ सेफ्टी से है। तो कुछ निकालता और कहता है कि ये ठीक है, मैंने वहाँ अपने किसी परिचित को पहले ही पैसे दे दिए। हर किसी की अपनी कीमत होती है और ट्रू स्कूल वॉरियर कोई अपवाद नहीं है। तो हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है, तो क्या वो सोचता है कि वो इस समस्या को पैसे से हल कर सकता है? मेरा मतलब है वो सही कह रहे हैं कि हर जगह भ्रष्ट और लालची लोग हैं, लेकिन मैं
बेवकूफ नहीं हूँ। करंट सिचुएशन को देखते हुए क्या वो सच में ऐसा सोचते हैं? क्या केवल एक पर्सन को असैसिनेट करने से हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी? मोटा हमारे एमसी से कहता है कि यही मेरी रिक्वेस्ट है, और हमारा एमसी प्रमाण में कह रहा होता है कि मंजुंग निश्चित रूप से ऊपर है, लेकिन वो चाहे कितना भी करप्ट और धूर्त क्यों ना हो, मैं इतनी दूर आ चुका हूँ कि अब पीछे मुड़ना पॉसिबल नहीं है। हमारा एमसी कहता है कि वेल, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। तो मोटा कहता है कि बहुत बढ़िया, मुझे पता था आप समझ जाएंगे। यहाँ ब्लू ड्रैगन स्कूल के हेड का साप्ताहिक कार्यक्रम और उनके बॉडीगार्ड के बारे में जानकारी दी गई है। मैंने आपके लिए सब कुछ लिख दिया है, आपसे फिर मिलने की उम्मीद में सब कुछ निपट जाने के बाद। तो हमारा एमसी कहता है कि बिल्कुल। फिर हमें बताया जाता है कि 3 दिन बाद रात के 9 बजे से 11 बजे के बीच ब्लू ड्रैगन स्कूल, और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी और उसके मेंबर, बाकी सभी लोग वहाँ ऐसे चुप के देख रहे होते हैं। और हमारा एमसी कह रहा होता है कि जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, पीछे के गेट के पास बाहरी दीवार के पास वॉच टावर में 2 गार्ड मौजूद हैं। बाहरी दीवार के कोने पर 2 और बॉडीगार्ड हैं और मेन गेट पर 2 बॉडीगार्ड हैं। मंगजुन ने सुझाव दिया कि हम ब्लू ड्रैगन स्कूल के हेड यांगजिंग बैग की हत्या इसी समय के आसपास कर दें, सोने से पहले, लगभग 1 घंटे पहले, क्योंकि हमें कसम मिला है। चियान सोने से ठीक पहले रिस्टोरेटिव ब्रीथिंग का अभ्यास करता है। जैसे कि सभी जानते हैं, वॉरियर की वर्नेलेबल अटैक्स रिस्टोरेटिव ब्रीथिंग के दौरान प्लान काफी सॉलिड होता है, लेकिन किसी कारण ये बात मुझे और भी ज्यादा सस्पिशियस बनाती है। अगर उन्हें ठीक से पता हो कि यांगजिंग कब रिस्टोरेटिव ब्रीथिंग लेता है, तो फिर उस आदमी चोंगसांग ने उसकी हत्या क्यों नहीं की? जोक्संग हमारे एमसी से कहता है कि कैप्टन, आप क्या सोच रहे हैं? हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि अगर मैं इस विषय को अभी उठाऊं, वो भ्रमित हो सकते हैं और गलती कर सकते हैं। बेहतर होगा कि मैं इसे अभी अपने तक ही रखूं। हम सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देते हैं। तो हमारा एमसी से कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस प्लानिंग के बारे में सोच रहा था। वो बोलता है कि अच्छा ऐसा है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है, मुझे आश्चर्य है कि हमारे लिए किस तरह का जाल इंतजार कर रहा है। मुझे नफरत है कि मुझे इससे गुजरना पड़ रहा है, हालांकि मुझे पता है कि यहाँ एक जाल है। और सबसे कहता है कि अब लगभग समय हो गया है, सभी लोग सतर्क रहें। हम यांगजिन बैग की हत्या का मिशन शुरू कर रहे हैं। और वो लोग तेजी से जंप कर देते हैं। तभी सोरियोंग एक की गर्दन पे मारती है और जियोक्सन भी एक को डाउन करता है और योंगजिन भी एक को डाउन करता है और मुगी इम भी किसी एक को डाउन करता है। मुगी इम भी एक को डाउन करता है और योरियम 2 लोग को अपने वेपन से डाउन कर देता है। ये सब देख के हमारा एमसी कहता है कि मेरे पास हमला करने का भी समय नहीं था। कंपनी कमांडर बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास योंगजोन के निवास में घुसने के लिए लगभग 20 मिनट है। बेहतर होगा कि हम आगे बढ़े। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, क्या आप घुसना चाहते हैं? टाइम अटैक, आपके पास 300 सेकंड है। अगर आप समय सीमा के भीतर योंगजिन बैग के घर पर नहीं पहुंचे, निवास पर पहुंचने में असफल रहते हैं, तो आप मारे जाएंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि आखिर ये क्या बकवास है? 300 सेकंड, ये हमारी प्लानिंग से बहुत कम समय का है। तभी सिस्टम पे लिख के आता है अब शुरू हो रहा है। तो हमारा एमसी कहता है कि डैम इट, हम इस तरह के खुले एरिया में पहचान से कैसे बच सकते हैं और समय सीमा के भीतर उसके निवास में घुस जाओ। इसमें कुछ सीरियस इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी। फिर हमारा एमसी ऊपर कहीं बैठ जाता है और चुपके से देख रहा होता है और कह रहा था कि बकवास, उनमें से तो बहुत सारे हैं, चाहे हम कितना भी तेजी से आगे बढ़े वो हमें देख लेंगे। वहाँ कोई रास्ता होना चाहिए, बिना किसी को देखे मैं गोल तक पैसे पहुँच सकता हूँ। और दूसरी तरफ वो लोग अंदर आ रहे होते हैं और मुगी इम कहता है कि आखिर उसे क्या हो गया है, क्या उसने कुछ देखा? तो हमारा एमसी कहता है कि अभी तो ये मेरा एकमात्र रास्ता है। तभी हमारा एमसी कॉम्बैट स्टाइल सिमुलेशन लेवल 2 को ऑन कर देता है और सिस्टम पे लिख के आता है कि आप किस प्रकार का सिमुलेशन चलाना चाहेंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे यांग चियोन के निवास तक जाने का सबसे छोटा रास्ता दिखाओ जिससे मैं पहचान से बच सकूं प्लीज। तो सिस्टम पे लिख के आता है कि ये इम्पॉसिबल है। सिस्टम पे लिख के आता है कि ज्यादा जानकारी नहीं है, ऐसी जगह खोजे जहाँ पूरे ब्लू ड्रैगन स्कूल के एक नजर में दिखाई दे और ज्यादा डेटा इकट्ठा हो। तो हमारा एमसी कहता है कि डैम इट, मैं एक साथ पूरा ब्लू ड्रैगन स्कूल कहाँ देख सकता हूँ? तभी हमारा एमसी एक वॉच टावर को देखता है और हमारा एमसी कहता है कि मैं इसके लिए जा रहा हूँ। तभी हमारा एमसी बाकी सभी से कहता है कि कंपनी कमांडर। तो वो लोग कहते हैं क्या वो टेलीपैथी का यूज कर रहे हैं? हमारा एमसी उन लोग से कहता है कि प्लानिंग चेंज हो गया है। सोरियोंग, सामने की छत के नीचे खड़े 3 गार्डों को बाहर निकालो, बाकी लोग मुझे फॉलो करो। तो सभी लोग फॉलो करने लगते हैं और सोरियोंग सभी को मार डालती है और हमारा एमसी कहता है कि नाइस सोरियोंग। और हमारा एमसी फिर 2 गार्ड को देखता है तो योरियम को कहता है कि जाने के लिए। योरियम जाता है, 2 लोग को मार डालता है और सभी लोग फॉलो करने लगते हैं हमारे एमसी को। फिर हमारा एमसी एक जगह आता है और देखता है तो वहाँ बहुत सारे गार्ड होते हैं। तो हमारा एमसी सभी से कहता है कि जल्दी करो, उन सभी को मार डालो। तो वो लोग जाके उन सभी को मारने लगते हैं। फिर हमारा एमसी उस टावर के पास आ जाता है और उसके छत पे आ जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ से पूरी जगह देख सकता हूँ। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, अब आपके पास सफिशिएंट डेटा है एनालाइजिंग। तो हमारा एमसी कहता है कि इसने काम किया। सिस्टम पे लिख के आता है सिमुलेशन 55 सेकंड में यांग चियान बैग के निवास
पास तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है, जो प्रोबेबली सबसे कम समय है। रास्ते में आपको दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। उन सभी को नजदीकी फाइट में खत्म कर दिया जाना चाहिए। अगर आप एक ही वार में एनिमी को पराजित करने में असफल रहे तो समय बढ़ जाएगा। टाइम अटैक 76 सेकंड, एस्टिमेटेड टाइम 55 सेकंड। तो हमारा एमसी उस एरो को फॉलो करने लगता है। कभी हमारा एमसी एक जगह आ जाता है और वहाँ 2 गार्ड खड़े होते हैं, हमारे एमसी को देख लेते हैं और हमारा एमसी कहता है कि शिट। तभी सिस्टम से फैंटम निकलता है और हमारा एमसी कहता है कि क्या ये फैंटम है। हमारा एमसी उसके साथ मर्ज हो जाता है और हमारा एमसी तेजी से बढ़ जाता है उन सभी को मारने के लिए। एक का गर्दन उड़ा देता है, दूसरा ब्लॉक कर लेता है, लेकिन हमारा एमसी तेजी से उसके पास पहुंच जाता है और उसको भी जान से मार डालता है। और सिस्टम पे लिख के आता है एस्टिमेटेड समय 5 सेकंड बढ़ गया है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि डैम इट, समय घट रहा है लेकिन एस्टिमेटेड समय बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ सोरियोंग योरिम से कहती है कि कैप्टन कहाँ है। तो योरिम कहता है कि मैं सोचता हूँ कि वो खुद ही आगे बढ़ गया है। तो सोरियोंग कहती है कि क्यों, प्लानिंग क्यों चेंज हो गया। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता। जियोग संग आता है वहाँ पर और कहता है कि वेल मुझे यकीन है कि उसके पास कोई रीजन था। मेरा मतलब है योजना से भटकने का एक रीजन, लाइक शायद उसे वहाँ पहुँचने का ज्यादा त्वरित और सेफ रास्ता मिल गया हो। तो योंगजिन ऊपर से कहता है कि लेकिन वो हमें बताए बिना ऐसे ही आगे क्यों बढ़ गए। कैप्टन भले ही पावरफुल हो लेकिन क्या ये बेहतर नहीं है कि हम सब एक साथ रहें। योंगजिन पीछे से बोलता है कि हो सकता है कि उसने यांग चियान बैग को कहीं जाते हुए देखा हो या कुछ और। हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए एक साथ मिलकर काम करना बेहतर है। क्या आपको लगता है कि कैप्टन को ये बात समझ में नहीं आती। हत्या मिशन के दौरान अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हमेशा सामने आती रहती है। शायद यांग चियान ने अचानक बाहर जाकर शराब पीने का फैसला किया होगा, या हो सकता है कि कैप्टन ने उसे कुछ ऐसा करते देखा हो जो प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। कम से कम मैं तो यही सोचता हूँ। तो योंगजिन कहता है कि तो फिर उसे हमें बताना चाहिए था। तो मोगियम कहता है कि चलो हम उस पर भरोसा करते हैं, आफ्टर ऑल वो हमारे कैप्टन जो है। दूसरी तरफ हमारा एमसी उस एरो का पीछा कर रहा होता है। हमारा एमसी उस गेट के पास आ जाता है और कहता है अब मुझे बस उस गेट से होकर जाना है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ 2 गार्ड खड़े होते उस गेट के पीछे और हमारा एमसी कह रहा होता है कि डैम इट, मैंने अपनी सुरक्षा कम कर दी है क्योंकि मैं बहुत करीब हूँ। अब भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं यांगचिन के निवास के ठीक सामने हूँ। वो अवश्य उसके बॉडीगार्ड होंगे। इसका मतलब है कि वो प्रोबेबली पावरफुल वॉरियर है। मेरे पास उन सबसे लड़ने का समय नहीं है। अब मैं क्या करूँ। इस तरह के इम्पोर्टेंट मोमेंट में सिमुलेशन कभी काम नहीं करता। मुझे लगता है कि मैं अकेला हूँ। वेट, मुझे कुछ अभी याद आया। अभी हमारा एमसी कैमरा फ्लैग का यूज करके उन लोग के सामने आ जाता। लोग कहते हैं कि अरे तुम गेट के पीछे क्या कर रहे थे। तो हमारा एमसी कहता है कि मैंने एक घुसपैठिया देखा। तो वो लोग बोलते हैं कि क्या, और एक बंदा बोलता है कि है, तुमने कहाँ उसे देखा। तो हमारा एमसी कहता है कि उस तरफ। तभी हमारा एमसी उस बंदे का सर उड़ा देता है। फिर कुछ देर बाद हमारा एमसी सबको मार डालता है और उस गेट के अंदर आ जाता है। सिस्टम पे लिख के आता है आपने सक्सेसफुली इंटर कर गए हैं। आपने टाइम अटैक मिशन पूरा कर लिया है। आपको मिशन पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव आई प्राप्त हुई है। और हमारा एमसी बैठ जाता है और कहता है कि मैंने ये कर दिखाया, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव आई क्या है। और दूसरी तरफ हमें उस बंदे को दिखाया जाता है और हमारा एमसी कहता है कि वहाँ यांग जियान बैग है। और सिस्टम पे लिख के आता है मिशन के लिए समय की कैलकुलेशन एनालाइज कंप्लीट हो गया है। टाइम 212 सेकंड है। ब्लू ड्रैगन स्कूल वॉरियर के 212 सेकंड में घुसपैठियों के बारे में पता चल गया है। आपको यांग चुआन बैग को 212 सेकंड में हराना होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि अब मुझे समझ आया, समय सीमा 300 सेकंड क्यों था। यांग चियोन अपेक्षा से पहले ही वापस आ गया और किसी को अपने गार्ड के समूह पर ध्यान देने में इतना ही समय लगेगा जिसे मैंने और मेरी टीम ने मार डाला। 212 सेकंड ऐसी सिचुएशन में बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। मुझे अभी हमला करना होगा। अभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कॉम्बैट स्टाइल टर्न बेस्ड ऑन। तो हमारा एमसी कहता है कि ओह माय गॉड। दूसरी तरह वो कल्टिवेशन कर रहा होता है और उसकी स्टेटस दिखाई जाती है। यांग चुआन बैग ब्लू ड्रैगन स्कूल का हेड, हेल्थ 99,90,000, इंटरनल एनर्जी 99,90,000, सुप्रीम मास्टर, कॉम्बैक्ट पावर 1,22,20,000। तो हमारा एमसी कहता है कि उसके पास 10 लाख से ज्यादा कॉम्बैक्ट की पावर है। अभी सिस्टम पे लिख के आता है मिशन नोटिस विंडो एक्टिवेट हो गया है। रेफरेंस इंफॉर्मेशन, हत्या का गोल यांग चोन बैग ब्लू ड्रैगन स्कूल का हेड जो अपने आप पर ध्यान दे रहा है। अगर आप कोई गड़बड़ी पैदा करते हैं तो आसपास के वॉरियर जांच करने आएंगे। किसी भी चरम टेक्निक का यूज करने से बचें। जो मिशन को समय सीमा के अंदर पूरा करो, अदरवाइज तुम्हें आसपास के वॉरियर से भी लड़ना होगा। वार्निंग, आप और आपके सभी सबऑर्डिनेट को यांग चोन बैग के मरने तक जिंदा रहना होगा। अगर कोई भी यांग चोन बैग के साथ आपकी फाइट देख लेगा तो आप मिशन में असफल हो जाएंगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको यांग चोन बैग की कमजोरी मिल गई। आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अटैक करेंगे, मार्शल आर्ट का यूज करेंगे, टूल बॉक्स का यूज करेंगे या एनिमी को अप्रोच करेंगे? तुम्हारा एमसी कहता है कि अब मैं क्या करूं? मेरे पास सामना करने के लिए पर्याप्त कॉम्बैट पावर नहीं है। मैं एक पॉसिबल स्ट्रेटेजी के बारे में सोच सकता हूं, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा है। एआई सच में नहीं, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अपने से कहीं ज्यादा पावरफुल अपोनेंट के सामने बेकार थी। मैंने पहले भी कोशिश की है। इसके अलावा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो यही करेगा जो मैं चाहता हूँ। किसी न किसी तरह मुझे खुद ही उससे
लड़ना होगा। ये हमारा एमसी मार्शल आर्ट यूज करने का ऑप्शन चुन लेता है और सिस्टम पे लिख के आता है इल्वोंसो स्कूल परफेक्ट, फुसनसी स्कूल इंटरमीडिएट, ब्लेजिंग फिस्ट स्कूल इंटरमीडिएट, 4 एलिमेंट टेक्निक, विंड गॉड बिगिनर। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है अगर मैं एक ही बार में बहुत ज्यादा क्यूआई का यूज करूं तो ये पूरी इमारत को नष्ट कर सकता है और हंगामा पैदा कर सकता है। मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि वो कैसी प्रक्रिया करता है, उसके बाद ही तय करूंगा कि किस प्रकार की तलवार टेक्निक का यूज करना है। और हमारा एमसी सीधा कूद जाता है, इल्वोंसो स्कूल परफेक्ट ऑप्शन चुन लेता है और कहता है मैं अभी यही कोशिश करूंगा और सीधा उस पर बढ़ जाता है और अटैक कर देता है। और तभी वो देख लेता है लेकिन उस बंदे को अटैक लग जाता है हमारे एमसी का, जिसका उसका हेल्थ 49,90,000 से गिर जाती है, इंटरनल एनर्जी 59,90,000 से गिर जाती है, कॉम्बैक्ट पावर 45 लाख से गिर जाती है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैंने उस पर गर्दन का निशाना लगाया था लेकिन उसकी प्रक्रिया मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेज थी। अनफॉर्चुनेटली मैं उसे एक ही बार में नहीं मार सकता, लेकिन कम से कम उसकी कॉम्बैक्ट पावर कम हो गई। वो प्रोबेबली अपने क्यूआई का अचानक इधर उधर स्थानांतरित करने से इंटरनल रूप से घायल हो गया है। ये हो सकता है कि उसकी क्यूआई डिसऑर्डर भी हो। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको यांग चियान बैग की कमजोरी मिल गई है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। आराम से कहता है कि मैं जानता था उसे खुद ही क्यूआई डिसऑर्डर है, वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे वो अपना बचाव कर रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि उसके बॉडी में क्यूआई उसके अंदर उड़ रही है। मुझे सच में एक मौका मिल सकता है। तभी हमारा एमसी इल्वोंसो स्कूल परफेक्ट ऑप्शन चुन लेता है और उस पर सीधे अटैक कर देता है, जिससे उसके शोल्डर में घुसेड़ देता है। उसकी हेल्थ 5 लाख से गिर जाती है, इंटरनल एनर्जी 20 लाख से गिर जाती है, कॉम्बैक्ट पावर उसकी 77,20,000 बची होती है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये देखकर कि उसके कंधे पर चोट लगने से खून बह रहा है, वो इंटरनल रूप से घायल हो गया हो, अगर मैं इसे कंटिन्यू रख सकूं। तभी वो बंदा अटैक करते हुए कहता है कि तुम बास्टर्ड। और हमारा एमसी उसको देख के कहता है कि उसकी तलवार चलाने की टेक्निक बहुत इंप्रेसिव है और इसकी तलवार की चाप बहुत तेज और शार्प है। ये लगभग ऐसा है जैसे वो अपनी तलवार के साथ डांस कर रहा हो। ये माउंटुआ सेट्टी की तलवारबाजी टेक्निक है। हमारा एमसी से वो बंदा कहता है तुम कौन हो, तुम्हें किसने भेजा, तुम ज्यादा बात नहीं करते है ना। और हमारा एमसी सीधा अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी अपने शॉट से ब्लॉक कर लेता है और वो बार बार अटैक करता है। हमारा एमसी उसका अटैक को बार बार रोकता है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है उसके हमले बहुत एग्रेसिव है, मैं उन्हें रोकने की कोशिश में समय बर्बाद करता रहता हूँ और मेरे पास जवाब देने का मौका भी नहीं होता। उनकी शॉट टेक्निक बहुत फ्लैशी लगती है, लेकिन शॉट की स्पीड और सिचुएशन की कैलकुलेशन सावधानी से की जाती है और वो एक टेक्निक को दूसरी टेक्निक से जोड़ने में आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। और वो बंदा कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि डैम इट, हमें निकला जा रहा है, लेकिन मुझे अभी भी उस पर हमला करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मैं उस पर हमला नहीं कर सकता और मैं बहुत ज्यादा क्यूआई का यूज नहीं कर सकता क्योंकि इससे मेरा ध्यान आकर्षित हो सकता है। ये बहुत ज्यादा प्रतिबंध है। मैंने सोचा कि क्यूआई डिसऑर्डर के कारण उसे हरा सकता हूँ। मुझे लगता है मेरे पास अब केवल एक ही रास्ता बचा है। हमारे एमसी से वो बंदा कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमने हार मान ली। तभी हमारा एमसी उसको कहता है कि चल बेटे आ जा। बिल्कुल नहीं। तभी वो गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम एरोगेंट बास्टर्ड। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, वार्निंग, जॉन बैक ने आपकी कमजोरी ढूंढ ली है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, फाइट बैक करेंगे, अपना बचाव करेंगे, यहाँ से भागेंगे। तभी हमारे एमसी फाइट बैक का ऑप्शन चुन लेता है और हम देखते हैं कि वो बंदा हमारे एमसी के एकदम करीब आ जाता है और अटैक करता है, लेकिन हमारे एमसी उसको डॉज कर लेता है और हमारे एमसी का हेल्थ 4 लाख से गिर जाता है। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि वो बहुत तेज है, मैं हमले से बचने की कोशिश में इतना बिजी था कि मैं जवाब भी नहीं दे सका, मुझे ध्यान देने की जरूरत है, चलो एक बार और कोशिश करते हैं। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, वार्निंग, जॉन बैक ने आपकी कमजोरी ढूंढ ली है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तभी हमारा एमसी फाइट बैक का ऑप्शन चुन लेता है, फिर से हमारे एमसी पे वो अटैक करता है, जिससे हमारे एमसी का हेल्थ 5,70,000 से गिर जाता है और हमारा एमसी कहता है कि डैम इट, मैं फिर से फेल हो गया, लेकिन कम से कम मैंने हमले को पहली बार की तुलना में ज्यादा स्पष्ट रूप से देखा। वो बंदा कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं समय और हेल्थ से बाहर हूँ, मेरा आखिरी मौका है, अगर मैं इस बार फेल रहा तो मैं मारा जाऊंगा। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, वार्निंग, जॉन बैक ने आपकी कमजोरी ढूंढ ली है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। वो बंदा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम लिटिल बास्टर्ड, तुम सीधे अब नरक में जाओगे और हमारा एमसी सीधे अटैक कर देता है। और हमारा एमसी ये देख के कह रहा होता है कि वो मोमेंट जब उसने मेरा गला काटने की कोशिश की। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने उसके अटैक को डॉज कर लिया होता है। हमारा एमसी उसके चेस्ट पे हाथ लाता है और कहता है कि अब विंड गॉड पाम स्ट्राइक, और अटैक कर देता है, जिससे उसको बहुत दर्द हो रहा होता है और वही नॉकआउट हो जाता है। हमारा एमसी ये देख के अपने मन में कहता है कि विंड गॉड पाम स्ट्राइक का अटैक तुम्हारे अपोनेंट की चेस्ट में विस्फोट का कारण बनता है, इसलिए इमारत के फटने या बहुत ज्यादा शोर होने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा पहला अटैक था, मुझे खुशी है कि ये काम कर गया, मेरा समय भी खत्म हो गया। और हम देखते हैं कि उसका हेल्थ 0 हो गया होता है, यानी कि वो बंदा मर गया होता है। सिस्टम पे लिख के आता है कि मिशन पूरा हो गया है। तभी हमारे एमसी को आवाज आता है कि कैप्टन। तभी हम देखते हैं कि उसके सबऑर्डिनेट आ जाते हैं। सोरियोंग कहती है कि तुमने उसे मार डाला। तो हमारा एमसी कहता है कि अरे तुम सबने ये कर दिखाया। सोरियोंग कहती है कि क्या तुम ठीक हो सर। तो हमारा एमसी कहता है कि ओ मैं ठीक हूँ, चलो हम यहाँ से निकलते हैं। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, इमरजेंसी, आपको एक और मिशन सौंपा गया है। अभी बाहर से आवाज आती है, क्या यहाँ कोई है, चलो बाहर आ जाओ, मैं जानता हूँ तुम वहाँ हो, तुम पहले से ही चारों तरफ से घिरे हुए हो, इसलिए भागने के
बारे में भी सोचना भी मत। आराम से ये देख के अपने मन में कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने उसे समय के अंदर मार डाला, किसी को कैसे पता चला। तभी हमारा एमसी बाहर आता है और वो लोग कह रहे होते हैं कि हत्यारे यहाँ कैसे घुसने में कामयाब हुए, ब्लू ड्रैगन स्कूल के हेड का क्या हुआ। तभी हमारे एमसी को कोई कहता है कि मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। तभी हमें ग्रेट इंपीरियल पवेलियन हिरार्की चैंग जैंग सेंग बंदे को दिखाया जाता है। ये देख के हमारा एमसी कहता है कि वो बास्टर्ड। जॉक्सन कहता है कि कैप्टन वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी पीछे से एक बंदा कहता है कि क्या ये वो है, क्या ये असासिन है, ब्लू ड्रैगन स्कूल के कमरे में कौन घुसा। तभी हमें इसका स्टेट्स दिखाया जाता है। इसका नाम ग्योम योंग ली जोंग म्योंग गू का डिसाइपल होता है। इसका हेल्थ 44 लाख होता है, इंटरनल एनर्जी 45 लाख होता है, कॉम्बैट पावर 1,20,00,000 होता है। ये देख के हमारा एमसी कहता है कि वो जोंग म्योंग गू का डिसाइपल है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।